हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक ए टू पाथ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड की कक्षा 10 के भूगोल की प्रथम पाठ को जानेंगे और हम इसके प्रश्न उत्तर को और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जो याद करने वाले हैं, इस सबको हम जानेंगे। उससे पहले हम पाठ को और पाठ की प्रमुख बातों को हम जानते हैं। आप सबसे एक आग्रह है, आप सबको एक सलाह है कि पाठ को आप पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूँगा उन सब चीज़ों में जो प्रमुख आपको लगता है याद करने वाली चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और आप अपने से विस्तार करके और पाठ के भीतर से भी प्रश्न आप जरूर बनाएंगे। मैं इसमें बताता चलूँगा कि क्या कैसे है और उसको आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत, संसाधन और उपयोग। यह जो पाठ है भारत के परिप्रेक्ष्य में संसाधन एवं उसके उपयोग या एवं उपयोग मतलब संसाधन और उसके यूज को इस पाठ के माध्यम से बताया गया, इसलिए इसका नाम रखा है भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत तो हमारा देश है। पहले हम ये जानते हैं कि संसाधन क्या चीज़ है। हम सब ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में हमने पढ़ा है इस चीज़ को। तो संसाधन वहाँ हमने पढ़ा है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकता का मतलब यह कह सकते हैं कि हमारी जो जरूरत है वो जिसके माध्यम से पूरा होता है वो क्या है, वो संसाधन है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ आवश्यकता पड़ती है और वो जिस चीज़ से पूरा होती है वो संसाधन है और उसी के उपयोग को इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। और पहला जो शीर्षक है यहाँ, संसाधन का महत्व। इसके अंदर हम संसाधन के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि संसाधन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अनिवार्यता क्यों है, वो क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। क्लियर है? जो भी चीज हम उपयोग करते हैं वो सभी के सभी संसाधन है। और संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या हो सकता है? भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। जहां एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ, ये जो आपको ये बताया जा रहा है, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये क्या है? भौतिक पदार्थ है। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के पीछे नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि भौतिक पदार्थ अजैव पदार्थ कहलाते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जैविक पदार्थ जिसमें जीवन होता है वहीं। तो संसाधन जो क्या है, भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब उपरोक्त भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, अब उसमें क्या कीजिएगा, उसमें तकनीक के माध्यम से उसकी चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं। तकनीक लगाएंगे तभी, नहीं तो पेड़ से कोई उपयोग होगा? वही बात है, तकनीक का उपयोग करके ही हम क्या कर सकते हो, जीवन उपयोगी किसी चीज को बना सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं। आदिकाल से ही अरण्य मीन्स वन में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहते हैं। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक का अभाव था। कहने का मतलब है कि देखिए, वन में वनस्पति जीव थे, जलाशय में पानी था, जलीय जीव थे, नीचे सदियों से नीचे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ पड़ा हुआ था, लेकिन तकनीक नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो क्या होता, वो अनुपयोगी भी हुआ था। अब जब हम लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया, धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकता में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। और इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। यानी हम लोग को इसके बारे में पहले पता नहीं था, और जैसे जैसे तकनीक हुआ, जरूरत बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, तो उन सारे चीज़ों को हमने तकनीक के माध्यम से उपयोग करना शुरू कर दिया। अब पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। यानी
किसी भी चीज़ को तकनीक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसमें संवर्धन लाकर उसमें से उसको संवर्धित करके हम जीवन उपयोगी बना सकते हैं। हमारा ये कपड़ा है, पूरा लेंथ है, वो किसी उपयोग का नहीं है, उसमें क्या कर तकनीक लगेगा तो कुछ किसी के लिए शर्ट होगा, किसी के लिए पैंट हो गया, किसी के लिए कुर्ता हो गया। यही चीज़ है, तकनीक के माध्यम से किसी चीज़ को उपयोगी बनाया जा सकता है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा। यहां प्रसिद्ध खगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही थी, संसाधन होते नहीं बनते हैं। कैसे? एक पेड़ है, कहने के लिए तो पेड़ है, लेकिन जब उसमें तकनीक लगा के, उसमें व्यवस्था लगा के कुर्सी, टेबल, पलंग, बेंच, डेस्क इत्यादि बनाए जाते हैं तो वो संसाधन बनता है ना। यही कहा जाता है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को संसाधन माना गया है। अभी करेंट कंडीशन में सर्विस भी है, वो एक तरह का संसाधन है, यानी सेवा। जैसे कोई गायक है, कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन एवं स्वयं को संतुष्ट करता है। यहाँ सर्विस क्या हो गया? किसी को पढ़ाना, गाना, चित्रकारी करना, ये सर्विस है, ये सेवा है, यानी एक काम है। इसको भी अब क्या है? संसाधन माना जाने लगा है। अब तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव क्या है? एक स्वयं में भी संसाधन है वो, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड होता है। बिल्कुल, कोई भी अगर संसाधन होता है, रिसोर्सेस होते क्या होते हैं? वो देश की धरोहर होती हैं, देश के सामाजिक और आर्थिक मेरुदंड होते हैं, यानी बैकबोन होते हैं। उसी के आधार पर ना कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश धनी होता है कि उसके पास कितनी संपदा है, कितनी संसाधन है। इसी के आधार पर ना देश का आकलन किया जाता है कौन सा देश कितना बड़ा है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। विपन्न माने संसाधन विहीन, जिसके पास संसाधन की कमी है वो पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है वही विकास करता है। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन से अत्यंत विपन्न है। जापान एक ऐसा राष्ट्र है, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत संपन्न राष्ट्र है। कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी उन्होंने ज्ञान और तकनीक से क्या किया है? डेवलप किया, जैसे जापान है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विपन्न है, किंतु उनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी बहुत भूमिका निभाती है, उसकी भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। क्लियर है? यानी मानव जो है ना, हर चीज़ के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक घटक है। जैसे क्या है? अब देखिए, ये इस चित्र में बताया है पर्यावरण, संस्था, प्रौद्योगिकी, ये सब के केंद्र में कौन है? आदमी। आदमी ही ना सब चीज़ों का उपयोग को संवर्धित करता है। इसी के तकनीक के माध्यम से ये सारा चीज़ करता है। तो यही है, मानव हर चीज़ के केंद्र में है। अब देखें संसाधन का वर्गीकरण। अब संसाधन के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आप सभी जैव
और अजैव दोनों की परिभाषा याद करेंगे। नवीकरणीय और नवीकरणीय की परिभाषा भी आप नोट करेंगे कॉपी में, उसको याद करना है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन सबको नोट करके किताब से परिभाषा याद करनी है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपको विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, यानी इन सब के परिभाषा को आप नीचे से नोट करके और क्या करेंगे, आप उसको याद करेंगे। आइए देखते हैं। दिए गए चार्ट से संसाधन को समझा जा सकता है। देखिए ये चार्ट एक दिया गया है जिसमें संसाधन प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है, और उसके माध्यम से सारा चीज बताया गया, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जो संसाधन का वर्गीकरण बताया गया है ऊपर, वो सारा का सारा आप हमको, अब देखिए यहाँ क्या किया है, इसने प्राकृतिक को बताया और मानवीय की बताया। फिर प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या है, यानी सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन जल, यानी जिसका क्या होता है वो हर बार बन जाता है, नवीन हो जाता है हर बार, वो क्या होता है नवीकरणीय में। अजैव में भी आता है, जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। उसके बाद अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय, जैसे धातु, ठीक है, अचक्रीय, जीवाश्म और ईंधन। और मानव में संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा और गुणवत्ता। आइए पहले देखते हैं हम आपको संसाधनों के प्रकार, और ये सबको आपको याद करना है। पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ऊपर लिखा हुआ है जैसे हमने देखा था, ये उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ इसी चीज को हम नीचे देखते चलेंगे, सबको नीचे एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसको हम नोट करेंगे। अब बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति, अब उसके आपको क्या है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर संसाधन को दो प्रकार से, जैसे उसके प्रोडक्शन के हिसाब पे। अब देखिए एक होता है संसाधन जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन इसके नाम से लगता है कि इसमें जीवन हो, और जैव में नाम से लगता है इसमें जीवन नहीं हो, लेकिन परिभाषा देखिए, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय। आप इसकी परिभाषा लिख के याद करेंगे, इसकी भी याद करेंगे। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ऊपर सजीव था, नीचे निर्जीव, जैसे चट्टाने, धातु, खनिज आदि। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, इन दोनों की परिभाषा को भी आपको याद करना है। नवीकरणीय जो फिर से नवीन हो जाए, परिभाषा क्या कहता है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो नवीन। नवीन माने नया, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, जैसे जिन्हें सतत या प्रवाह या जैव संसाधनों के में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपर जो हम आप फोटो देखे हैं, जो एक वर्गीकरण देखे हैं, उसी की बात कर रहा है कि उसको हम उस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अनवीकरणीय देखते हैं। अनवीकरणीय का मतलब, इसको आप जरूर नोट करेंगे, इसको भी और ऊपर जो बताएं सबको। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पुनः पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म, ईंधन। ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। क्या होता है, ये बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय बाद, लाखों वर्ष लग जाता है इन सबको बनने में, ये जल्दी बन नहीं पाते हैं, ये फिर से आपको यूज में नहीं आते हैं, और इसको बनाने में बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। आइए अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से, व्यक्तिगत संसाधन, इसकी परिभाषा भी आप याद करेंगे इसको लिख के। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद, इस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बगीचा, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन है जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। ये सामूहिक
आपको संसाधन होता है। ऐसे संसाधन है ये जिसका समूह उपयोग करता है। जैसे गांव में चारण भूमि, यानी चारण भूमि का क्या मतलब है? चरने वाली भूमि। शमशान, शमशान एक ऐसा संसाधन है जहां सब लोग यूज करता है, इसलिए यह आपको सामुदायिक संसाधन है। मंदिर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ है। तो ये किस कौन से आधार पे है? स्वामित्व के आधार पे। अभी स्वामित्व में और भी है जो बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय माने देश के संसाधन, वो संसाधन जो देश का हो, तो उसमें भी कुछ बातें बताई गई हैं। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में उसका अधिग्रहण क्या कर सकती है? अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। जो व्यक्तिगत संसाधन ऊपर जो दिए गए थे उसका अधिग्रहण सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्र के लिए हित में अगर होगा तो उसको अधिग्रहण कर सकती है। आपने अपने गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा आपने। बड़े बड़े शहरों में होता क्या है? अथॉरिटी बनाई जाती है, तो क्या करता है सरकार उसका अधिग्रहण कर लेता है। चाहे आप भी देखते हैं, रोड बनाना होता है ना, तो आसपास की जमीन, घर को तोड़ने के लिए सरकार कहती है, उसका अधिग्रहण करती है। कहीं के बीच रास्ते में रास्ता बनाना होता है तो जमीन को क्या करती है? सरकार अधिग्रहित कर लेती है, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है। तो सरकार उसको, व्यक्तिगत जमीन है किसी का, अगर वहाँ से रोड पास करना है, रेलवे लाइन निकालना है, तो सरकार क्या करती है? अधिग्रहित कर लेती है। यही राष्ट्रीय संपादन है। अब देखिए एक और बात, मान लीजिए हम ये देश का नक्शा एक है, ऐसे ऐसे आप देश का नक्शा है ना ये। अब देश के सब बाहर इधर समुद्र है, इसमें भी आपको क्या होता है? संसाधन वहाँ भी होते हैं। तो होता क्या है कि अब यहाँ देखिए, किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र। अब देखिए, तट से लेकर मान लीजिए कि ये तट है, ये हमारे भारत का नक्शा है, यहाँ से लंका हो गया, ये ऐसे ऐसे करके भारत का नक्शा हमारा हो गया। यहाँ पानी है, यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये क्या होता है? ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब ऐसे संसाधनों का नियंत्रण, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर ऐसे देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहां क्या है। अब जैसे हमने, ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए यहां से जाके, अब यहाँ पानी पानी है, सब जगह पानी पानी है। हमने बताया कि राष्ट्रीय क्या होता है, यानी ये पूरे राष्ट्र में तो भारत की संपत्ति है ही। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय है। अब इस 200 किलोमीटर का जो बाद का जो क्षेत्र है, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? ये आपको कहलाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है? अब यही एक चीज और देख लीजिए। अब ये तट रेखा है, इस तट रेखा से इस 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आपको राष्ट्रीय संपदा तो इस देश के पूरे से लेकर समुद्र के 200 तक है। देश के अंदर की भी सारे जमीनी स्थल संपत्ति है, और 200 किलोमीटर तक आगे तक समुद्र तक भी है, और वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है। और अपवर्जक क्षेत्र वह कहते हैं कि तट से लेके और 200 किलोमीटर के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और 200 मीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होते हैं। और उसकी इजाज़त अंतर्राष्ट्रीय संस्था को होता है, और उसके आदेश से ही उसमें रिसर्चेस और जो भी अनुसंधान आदि करने होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन के
4 वर्गीकृत वर्ग है। देखिए उसको क्या है, विकास के स्तर से कितने हैं, 4 है। पहला क्या है, संभावित संसाधन, इसको देख लेंगे, आप याद भी करेंगे। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, वो किसी खास जगह पे ही ये चीज़ें, वो संसाधन पाए जाते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिसका खनिज उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा है। यह संभावना है कि वहाँ फलाना खनिज है, लेकिन कठिन होने के कारण, जटिल होने के कारण वहाँ खुदाई नहीं हो सकती है। संभावना है अब ये क्या होता है, किसी खास जगह पे जो कोई चीज़ होता है लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन संभावना है कि भविष्य में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी और बड़ी हो गई तो। यही संभाव्य है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन सौर ऊर्जा की असीम संभावना में है, अतः अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है। संसाधनों का विकास तकनीकी और संभाव्यता पर निर्भर है। अब देखिए, हमने इन सारी चीज़ों को देखा। अब देखिए भंडार संसाधन, ऊपर हमने कई कितने को जाना, आपने 2 को जाना, और नीचे है 2 और है। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक। जैसे जल है, क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की अजीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, इसको लिखेंगे। और क्या है कि भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं, और उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। यही है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी नदी जल जी क्या है, ये संचित है, रिजर्व कोष, रिजर्व वाला संसाधन। ये क्या है, नदी का जल, ये सब रिजर्व है, बाद में भविष्य में क्या होगा, ये हमारे काम आएगा। अब वो है कि संसाधन नियोजन, संसाधन की प्लानिंग। अब बताइए, इतने सारे संसाधन को हम लोगों ने जान लिया, अब कहाँ हमारे देश में कहाँ कहाँ संसाधन, कौन कौन सी संसाधन है, उस सब संसाधन की रक्षा करनी होगी, क्योंकि कुछ संसाधन क्या है, वो खत्म हो जाने वाले हैं। तो आज अगर उसका दुरुपयोग होगा, अगर सही ढंग से उपयोग नहीं होगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कम पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़, आप एक संसाधन भी एक सीमित मात्रा में है, कुछ ऐसे संसाधन है जो सीमित मात्रा में है। मान लीजिए कि आपकी टंकी में पानी है, वो पानी सारा खोल दीजिएगा तो टंकी तो खाली हो जाएगी। उसी तरह संसाधन भी कुछ ऐसे संसाधन है जिसकी मात्रा सीमित है, अगर उसका दुरुपयोग होता रहा और मिसयूज होता रहा, आवश्यकता से अधिक उसको खर्च किया जाता रहा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो उसकी प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। इसी चीज़ को आपको इस चीज़ में बताया गया कि बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में हर चीज़ के भंडार उपलब्ध हैं। बिहार में कुछ अलग चीज़ें हैं, झारखंड में अलग चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग संसाधन हैं। उस सब संसाधन को आपको देखना है। इसको आप एक बार इसको ढंग से एक बार विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। उन सब की ज़रूरत और सबकी देखरेख बहुत आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन एक प्रक्रिया तो जटिल है, लेकिन करना तो आवश्यक है ही। यही बताया है कि ये भारत में संसाधन नियोजन के बारे में बता रहा है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। अब ये सारे के सारे बताए गए कि संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, इसको आप जरूर पढ़ते वक्त देखिएगा। अब यही बात है, आगे है क्या,
अब संसाधनों के संरक्षण, जैसे एक ऊपर क्या है कि ये संसाधन के प्लानिंग को कहा गया है कि कहाँ कहाँ कितने संसाधन हैं, हम उस संसाधन को प्लान करके उसका देखेंगे, उसको जानेंगे, उसका उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ कहा भी है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है, यानी किसी चीज़ को उसका विवेक से अगर उसका उपयोग करते हैं वही संसाधन नियोजन है, प्लानिंग यही है। प्लान नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। तो आपके अपने देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको क्या है, अब संसाधन है, उसका सब उसी तरह के एक ढंग से और विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग होगा, तभी होगा। बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। ऐसे ही अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसका कैसे उपयोग किया जाए वही बात बताई गई है। आइए देखते हैं फिर आगे। संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एक दिन संसाधन खत्म हो जाएगा और दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब संसाधन संरक्षण में उन्होंने ये बात कही थी, भाई हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन बक्सा भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। तो संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारी संस्थाएं, योजनाएं लाई गई हैं, जिससे संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो, संसाधन बचाए जा सकते हैं। जिसमें आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया मेधा पाटेकर के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ के साथ चिपक जाने वाला व्यवस्था था। ये लोग चिपक जाते थे, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। संदीप पांडे ने वर्षा जल संचयन से संबंधित अभियान चलाया। इस तरह के सारे अभियान चलाए गए ताकि संसाधनों का संरक्षण हो सके। विश्व स्तर पे भी बहुत सारे आपको संसाधन के संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई गई, बहुत सारे सम्मेलन हुए, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन सबसे बड़ा सम्मेलन है। एक इन्हीं संसाधनों के बारे में कहा जाता है, एक कथन भी है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर ये जैसे कहा है कि मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्तियों की अर्थव्यवस्था डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये कहता है, ये पूछा जाता है कि किसको डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो किसको, मानव और तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को। अब देखिए, बहुत सारे संरक्षण के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योजनाएं चली, ये सबका जिक्र यहाँ है। जिसमें पृथ्वी सम्मेलन क्या है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम के विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आपको सुमशेर ने एक पुस्तक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया था। इसमें भी आपको पर्यावरण से संरक्षण के संबंधित, संसाधन के संबंधित, यानी संसाधन कहाँ है, आपके पर्यावरण में ही है ना, तो उसके संरक्षण से संबंधित बातें की गई। आगे भी जो जितने भी आपको पृथ्वी सम्मेलन हुए, इसी को संरक्षण के लिए ही, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संसाधन संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसके बाद 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसी तरह कई सारे सम्मेलन हो गए जिससे संसाधन जो है ना, अंधाधुंध धुआं जो हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि संसाधन क्या है, प्रकृति प्रदत्त उपहार है, और इसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे ये एक दिन हमारे पास से समाप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसकी जो भुगतान करेगी, उनके पास ये रहेगा नहीं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस पर्यावरण के और इसके संरक्षण की बहुत आवश्यक है। ये कुल मिला के सारी बातें थी। आप इसको एक बार विस्तार से अवश्य पढ़ लीजिए।